हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपको कह चुके हैं कि प्रीलिम्स 2017 के लिए लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स कराया जाएगा। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा पहला लेक्चर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के लेक्चर में एक तो हम यूएनओ को समझेंगे, दूसरा यूएनओ को केंद्र में रखते हुए हम जितने भी तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विश्व में हो सकते हैं उनकी हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बने हैं, उनको किसने बनाया है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, अगर मोटे तौर पर देखें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दो ही तरह के होते हैं। एक वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो यूएन फैमिली का पार्ट होते हैं। ये जो शुरू के 3 कॉलम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन सिस्टम का, यूएन फैमिली का पार्ट है। और इस वाले कॉलम में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हैं जो बाकी के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब हम कह रहे हैं यूएन सिस्टम या यूएन फैमिली, तो इसमें यूएन क्या है? यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र। जैसे कि भारत एक देश है जिसका नाम भारत रखा है, तो अगर उसी तरह से हम पूरे विश्व को भी एक देश मान लें तो आप समझिए कि उस देश का नाम होगा संयुक्त राष्ट्र। और जब हम यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के हैं जो यूएन का मेन ऑर्गन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। कुछ को हम बोलते हैं कि वो संयुक्त राष्ट्र के विशेष अभिकरण हैं और कुछ को बोलते हैं कि वो संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संगठन है। और ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? यूएन फैमिली। तो आज हम समझेंगे कि ये मेन ऑर्गन क्या है, विशेष अभिकरण क्या है और संबद्ध संगठन क्या है। तो हम इसको भारत का एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जैसे कि भारत में पार्लियामेंट है, फिर एग्जीक्यूटिव है, मंत्रिपरिषद और उसमें मंत्री होते हैं, तो वो सब उसके मेन ऑर्गन होगा एक तरह से। और बाकी जो भारत में संवैधानिक निकाय हैं जैसे कि निर्वाचन आयोग है, इस तरह के संगठनों को हम बोलते हैं विश्व के संदर्भ में विशेष अभिकरण। और कुछ इस तरह के संगठन भी होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं होता, जैसे पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग। तो ये उस तरह के संगठन होते हैं। हम पहले बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन पर। तो पहला है जनरल असेंबली। क्या काम करता है? जैसे भारत में पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र में महासभा होती है। दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल। कैसे काम करती है? जैसे भारत में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मंत्रिपरिषद है, कुछ ऐसे ही काम पूरे विश्व के लिए सिक्योरिटी काउंसिल करती है। जिस तरह के काम भारत में वित्त मंत्रालय करता है, गृह मंत्रालय करता है, उस तरह के काम पूरे विश्व में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है? तो ये प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है। इसको उन क्षेत्रों पर शासन के लिए बनाया गया था जो क्षेत्र सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ऑटोनोमस नहीं थे। तब सिक्योरिटी काउंसिल के देश एक ट्रस्टीशिप काउंसिल के माध्यम से उन पे शासन करते थे, और जब धीरे धीरे उनको ऑटोनोमस कर दिया गया तब इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को नॉन एक्टिव कर दिया गया। जैसे काम भारत में न्यायालय करता है वैसे काम विश्व में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है। और सेक्रेटरीट इसका कोई काम नहीं होता, ये ऊपर के संगठन जो भी काम करते हैं उसका लेखा जोखा रखने का इसका काम होता है। तो ये तो 6 मेन ऑर्गन हो गए यूनाइटेड नेशन के। क्या समझ लिया हमने? जनरल असेंबली लाइक अ पार्लियामेंट, सिक्योरिटी काउंसिल जैसे कि मंत्रिपरिषद होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ट्रस्टीशिप काउंसिल देख लिया, अभी एक्टिव नहीं है, और इंटरनेशनल कोर्ट न्यायालय की तरह, और सेक्रेटरीट भी हमने समझ लिया। फिर जैसे भारत में कुछ संगठन हैं जिनको हम संवैधानिक संगठन बोलते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, ऐसे ही यूनाइटेड नेशन के कुछ संगठन हैं। और जैसे भारत में कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं जैसे मनरेगा है या कोई अन्य प्रोग्राम है, उसी तरह यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे भारत में कुछ फंड बना के रखे गए हैं, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र में भी कुछ फंड बना के रखे गए हैं। तो कुछ मेन प्रोग्राम जैसे कि आप देखते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो ये संयुक्त राष्ट्र के कुछ प्रोग्राम हैं। यूनिसेफ चिल्ड्रंस के लिए फ़ंड है, ये यूनाइटेड नेशन का एक फ़ंड है। और इसके कुछ विशेष अभिकरण हैं, स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं। ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि जब वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है तो उसमें कोई कथन में साथ में ये भी दे देता है कि यह संस्था संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष अभिकरण है। तो इनको भी हम अपने आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी तो बस मोटे तौर पे देख लेते हैं कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र, उसके 6 अंग हो गए। फिर उसके बाद में कुछ अभिकरण हैं। विशेष अभिकरण इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ में सहयोग समझौता किया हुआ है। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के माध्यम से इनकी रिपोर्ट को जनरल असेंबली में रखा जाता है। तो विशेष अभिकरण के कुछ एग्जाम्पल हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनेस्को, WHO। फिर कुछ संबद्ध संगठन हैं IAEA, WTO, UNAIDS, न्यूक्लियर टेस्ट बैन के लिए बनाया गया है CTBTO। तो ये कुछ संगठन है संबद्ध संगठन। तो जैसे भारत में
संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, और उसके बाद में कुछ प्राइवेट प्लेयर हैं, बहुत सारे संगठन हैं, बीसीसीआई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। ऐसे ही पूरे विश्व में भी कुछ, अगर हम जो अलग अलग देश हैं उनको प्राइवेट माने तो जो बाकी के संगठन हैं वो यूएन से अलग हैं सब, जैसे कि नाटो, सार्क, ब्रिक्स, G20। इनका यूनाइटेड नेशन से कोई मतलब नहीं है। कुछ एक देशों ने इकट्ठे होकर, कहीं 7 देश, कहीं 50 देश, इन देशों ने आपस में इकट्ठे होकर कुछ क्षेत्रीय संगठन बना दिए गए हैं। और इन क्षेत्रीय संगठन को भी और ये जो यूएन फैमिली के संगठन हैं इनको भी, दोनों को फिर हम स्ट्रीम के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र से संबंधित संगठन कौन सा है, राजनीति से संबंधित, मतलब वो संगठन किस किस उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो कुल मिला के 2 ही तरह के संगठन आपको मिलेंगे, यूएन फैमिली से रिलेटेड और यूएन फैमिली से बाहर। यूएन फैमिली की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन आएंगे, फिर उसके विशेष अभिकरण आएंगे और फिर उससे संबद्ध संगठन आएंगे। ये 3 ही चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा आप इसमें बहुत सारी ट्रीटी देखते हो, बहुत सारे कन्वेंशन देखते हो, जैसे कि पेरिस जलवायु समझौता अभी हाल में हुआ है। तो वो जो संधि या समझौते कुछ भी होते हैं तो ऊपर जो ये हमने संगठन समझे हैं इनमें से ही किसी न किसी के द्वारा वो करे गए होते हैं। तो अभी हम समझेंगे यूएनओ। यूएनओ चर्चा में क्यों है तो इसको देख लेते हैं। भारत ने अफसोस व्यक्त किया है कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद को परिभाषित करने में नाकाम रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब इस्लामिक स्टेट, लश्कर-ए-तैयबा, मतलब जो आतंकवाद है वो एक देश के रूप में उभर के आ रहा है, फिर भी हम आतंकवाद को परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। और जो भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि ये युद्ध के खिलाफ है और ये युद्ध को रोकेगा, और आज विश्व के सामने सबसे बड़ा संकट है आतंकवाद से, और आतंकवाद के खिलाफ ये सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रहा है। तो भारत की एक आलोचना ये है। भारत की दूसरी आलोचना कि पठानकोट हमले के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, मतलब इसकी प्रक्रिया इस प्रकार की है कि चाइना इसको बार बार वीटो कर देता है, और बाकी संयुक्त राष्ट्र में सुधार, ये सब तो भारत की मांग है ही। बाकी इजराइल के मुद्दे से भी चर्चा में है। इजराइल से नई बस्ती बसाने पर रोक को कहा जा रहा है और इजराइल फिर भी बस्तियां बना रहा है। उत्तर कोरिया को लेकर भी चर्चा में है। उत्तर कोरिया में प्रतिबंध के बावजूद भी वो 20 से ज़्यादा मिसाइल परीक्षण कर चुका है। अब अमेरिका को लेकर भी चर्चा में है। 7 मुस्लिम देशों को वीज़ा नहीं दिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान की संसद के उपसभापति को वीज़ा नहीं दिया, जबकि वो यूनाइटेड नेशन की इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में पार्ट लेने के लिए ही अमेरिका जा रहे थे, फिर भी उनको वीज़ा नहीं दिया गया। राष्ट्रवाद के उभार के लिए चर्चा में है। इससे जो पहले संगठन था राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशन, उसकी असफलता का एक प्रमुख कारण था राष्ट्रवाद का उभार, आर्थिक राष्ट्रवाद का उभार, और आज फिर राष्ट्रवाद का उभार है। तो इन कारणों से ये चर्चा में है। अब यूएन को समझने के लिए हमें पहले यूएन से पिछले वाले संगठन राष्ट्र लीग को समझना होगा, तो एक बार जल्दी से उसको समझ लेते हैं। हमें शुरू करना होगा प्रथम विश्व युद्ध से। पुनर्जागरण हुआ, उसके बाद वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया हुई, लोगों ने इससे धन कमाया, धन अर्जित हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, और फिर जो औद्योगिक क्रांति से उन्होंने सामान उत्पादित किया उसको बेचने के लिए और सामान को उत्पादित करने के लिए, कच्चे माल के लिए उन्होंने उपनिवेश बनाने चाहे। उपनिवेश से साम्राज्य विस्तार की चाहत हुई, और एक से अधिक राष्ट्रों ने जब ऐसा किया तो उनमें अविश्वास बढ़ा, वैमनस्य बढ़ा, और उसका प्रतिफल हुआ प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो विजेता देश थे उन्होंने कि प्रथम विश्व युद्ध जैसा युद्ध कभी ना हो, उसके लिए एक संस्था बनाई जिसको बोलते हैं राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस। इसके 3 मुख्य अंग थे, परिषद, सभा और सचिवालय। सभा वही काम करती थी जो आज महासभा करती है, मतलब ये पार्लियामेंट की तरह थी। परिषद वही काम करती थी जो आज सुरक्षा परिषद करती है, यानी कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह थी। सचिवालय लेखा जोखा रखता था। मतलब हुआ क्या, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो अब इस संस्था को ख़त्म करके इसकी जगह इससे थोड़ी ज़्यादा सशक्त संस्था बनाई गई और उसको नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। उसमें 3 अंग और जोड़ दिए गए। एक हमने आपको बताया ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो पहले 3 अंग होते थे, अब 6 अंग कर दिए गए, जिससे कि वो और सशक्त रूप से काम कर सके। इसकी सफलताएं क्या थी, राष्ट्र संघ ने क्या क्या सफलताएं अर्जित की थी, तो इसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बनाया गया था, और ILO ने मजदूरों के एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए, पूरे हफ्ते में कितना काम करना चाहिए, कार्यस्थल पर महिलाओं को किस तरह के अधिकार मिलने चाहिए, और बाल श्रम, मतलब काफ़ी अच्छे रचनात्मक काम इसने किए थे। इसके स्वास्थ्य संगठन में 3 निकाय थे, और उस समय काफ़ी महामारियां चलती थीं, तो कुष्ठ रोग, मलेरिया, पीला बुखार, इसके क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। नशीली दवाओं के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया गया कि उसके आयात निर्यात के लिए प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता था। दास्ता आयोग बनाया गया, और इसने गुलामी, वेश्यावृत्ति, महिलाओं बच्चों की तस्करी,
इन पर नियंत्रण के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। शरणार्थी आयोग बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने देश से भटक चुके थे, तो उन लोगों को रजिस्टर्ड किया गया और वापस से उनको उनके देश में पहुंचाया गया और महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ अच्छा काम किया गया। मतलब अगर रचनात्मक स्तर पर देखें तो राष्ट्र संघ ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था। हम कहते हैं कि राष्ट्र संघ सफल नहीं हो पाया और उसको ख़त्म करके संयुक्त राष्ट्र बना पाए, तो वो केवल राष्ट्र संघ का एक पक्ष होता है। उसका दूसरा पक्ष यह है कि रचनात्मक स्तर पर उसने काफ़ी अच्छे काम किए थे। उसकी असफलताएं क्या थी? तो उसकी बस बड़ी असफलता ये थी कि वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में नाकाम रहा था और इसीलिए उसको 1946 में भंग कर दिया गया। तो देखिए, ये तो हम समझ चुके हैं कि राष्ट्र संघ ने काफ़ी रचनात्मक कार्य किए, लेकिन वो विध्वंसात्मक कार्यों को रोकने में असमर्थ रहा। अब इन भाई साहब के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हाँ, पर ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो विध्वंसात्मक कार्यों को नहीं रोक पाया? और क्या संयुक्त राष्ट्र के साथ भी यही समस्या है? हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के साथ में भी यही समस्या है। वो रचनात्मक स्तर पर महिलाओं के लिए, अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए, महामारियों के लिए, गरीबों के लिए, मतलब वो सभी रचनात्मक स्तर पर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आतंकवाद को परिभाषित करना हो, ईरान का मुद्दा हो, इराक का मुद्दा हो, सीरिया का मुद्दा हो, तो इस तरह के मुद्दों पर वो सक्रिय रूप से काम नहीं कर पा रहा है। तो अगर हमें ये समझना है कि संयुक्त राष्ट्र क्यों ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो हमको ये समझना होगा कि राष्ट्र संघ क्यों ठीक से नहीं काम कर पाया। तो चलो समझते हैं कि राष्ट्र संघ के असफल होने के प्रमुख कारण क्या थे। संयुक्त राष्ट्र के सामने भी वर्तमान में अभी इसी तरह की चुनौतियाँ वर्तमान हैं। तो राष्ट्र संघ के असफल होने का प्रमुख कारण में नंबर 1 था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वर्साई की संधि की गई और इससे जर्मनी के बहुत से क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। जो उसके संसाधन बहुल क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर कब्जा किया और पोलिस बरामदे के द्वारा उसको पृथक किया गया। इससे जर्मनी काफ़ी रुष्ट था और यह एक प्रमुख कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का। निशस्त्रीकरण संबंधी प्रयासों का थोपा जाना। प्रथम विश्व के बाद सभी देशों ने माना कि निशस्त्रीकरण जरूरी है। अगर शस्त्रों की होड़ बढ़ेगी तो भविष्य में कभी ना कभी युद्ध होगा ही होगा। लेकिन उन प्रयासों को थोपा गया। जर्मनी से कहा गया तुम निशस्त्रीकरण करो। ब्रिटेन ने, फ्रांस ने शुरू में किया, लेकिन जैसे ही जर्मनी में हिटलर आया उन्होंने निशस्त्रीकरण करने से मना कर दिया, और जब उन्होंने मना कर दिया तो जर्मनी ने भी मना कर दिया। तो ये प्रयास थोपे गए थे। अगर इनको सभी देशों ने किया होता तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। तीसरा कारण था आपात राजनीति का उदय। आपात राजनीति क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ज़्यादातर जगह राजतंत्र था, वहीं कुछ जगह जनतंत्र था, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयोगवश जहाँ पे जनतंत्र था वो देश प्रथम विश्व युद्ध में विजयी रहे थे। तो बाकी के देशों ने ये मान लिया कि ये लोकतंत्र की वजह से विजयी रहे हैं, तो बाकी देशों में भी लोकतंत्र आया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद में स्थिति इतनी भयावह थी कि उस समय राजतंत्र होता, लोकतंत्र होता या समाजवाद, कुछ भी उसको असफल ही होना था, चूँकि संसाधन नहीं थे, तो लोकतंत्र भी असफल हुआ। अब लोग राजतंत्र को छोड़कर लोकतंत्र की तरफ गए थे और लोकतंत्र असफल हो गया, तो उनके पास कोई विचारधारा नहीं बची थी। तो मतलब एक इमरजेंसी आ गई थी राजनीति में, तो उसको बोलते हैं आपात राजनीति का उदय। तब उस समय विकल्प के रूप में समाजवाद, साम्यवाद, इनकी उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे समाजवाद का विकास होने लगा। जब समाजवाद का ज़्यादा विकास हुआ तो पूंजीवाद ने इसको अपने लिए खतरा समझा, और पूंजीवाद ने जहाँ भी विश्व में तानाशाह थे, हिटलर जैसे लोग जो समाजवाद का विरोध करते थे, उनको बढ़ावा दिया गया, और उस बढ़ावे से ही वो आखिर में जाके इतने शक्तिशाली राष्ट्र बन गए कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना फिर संभव नहीं रहा। तो तानाशाही का प्रादुर्भाव हुआ, हम देख चुके हैं। तुष्टीकरण, अपीजमेंट की नीति। तुष्ट मतलब करना होता है कि किसी को प्रसन्न करना। तुष्टीकरण की राजनीति मतलब खुश करने की राजनीति। तो था क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में फ्रांस तो चाहता था कि वो यूरोप में एक शक्ति बने और जर्मनी के ऊपर काफ़ी सख्त एक्शन लिया जाए, लेकिन ब्रिटेन उसका इच्छुक नहीं था। ब्रिटेन फ्रांस को जर्मनी के द्वारा बैलेंस करना चाहता था और वो खुद एक महाशक्ति बने रहना चाहता था। तो ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए, तो उसको भी एक कारण माना जाता है। और राष्ट्रवाद का उभार। राष्ट्रवाद का उभार मतलब ये एक तरह का उग्र राष्ट्रवाद था या आर्थिक राष्ट्रवाद था। जैसे इटली में मुसोलिनी, उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र काफ़ी महान राष्ट्र था और हम इसको दोबारा से महान बनाएंगे, और इस विचारधारा को काफ़ी आक्रामक किया, तो उसको बोलते हैं फासीवाद। इसी तरह जर्मनी में हिटलर ने, उन्होंने कहा कि हमारी जाति सर्वश्रेष्ठ है। मतलब दोनों ही उग्रवाद की बात करते थे, लेकिन मुसोलिनी बात करते थे राष्ट्र की महानता को आधार बना के, और हिटलर करते थे प्रजाति की महानता को आधार बना के। तो फासीवाद, नाजीवाद, और ये फिर प्रथम विश्व युद्ध का बड़ा कारण बचा। और रही सही का असर आर्थिक महामंदी ने पूरी कर दी। मंदी आई, सभी देशों की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, और उनको लगा कि भविष्य में फिर उनके पास जो संसाधन है उनसे काम नहीं चलेगा, तो फिर संसाधन की होड़ हुई और वो अधिक से अधिक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए तत्पर हो गए। तो ये तो देख लिया हमने राष्ट्रसंघ के असफल होने के प्रमुख कारण। अब देखते हैं ये काम कहाँ आएंगे।
तो ये मेंस में हमको काम आएंगे जब हम इन सब पे आंसर्स लिख रहे होंगे। इनको हम मेंस के लिए जब लेक्चर बनाएंगे, जैसे प्रीलिम्स के लिए हैं लास्ट 1 ईयर सीरीज, ऐसे ही मेंस के लिए स्टार्ट करेंगे। तो इन पे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, बस मोटा मोटा समझ लेते हैं। जैसे आज आप देख रहे हो कि राष्ट्रवाद का उभार हो रहा है, तो अगर आपको इसके विपक्ष में कोई बात लिखनी हो तो आप इस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रवाद का उभार द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था। तो अगर राष्ट्रवाद का अधिक उभार होगा तो फिर से इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। निःशस्त्रीकरण संबंधी प्रयासों का थोपा जाना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद माना गया था कि अगर शस्त्रों की होड़ खत्म नहीं होगी तो फिर युद्ध अवश्य संभावी है, और शस्त्रों की होड़ खत्म नहीं हो पाई और युद्ध भी हुआ। आज भी यही माना जाता है कि शस्त्रों की होड़ अगर समाप्त नहीं हो पाती है तो भविष्य में युद्ध अवश्य संभावी है और युद्ध होगा ही होगा। और फिर भी पूरे विश्व में निःशस्त्रीकरण नहीं किया जा रहा है। आपात राजनीति का उदय, तो आप बताइए क्या आज आपात राजनीति की स्थिति नहीं है? आज भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन आज ये आर्थिक क्षेत्र में है। जैसे समाजवाद को पीछे छोड़ के पूंजीवाद आगे बढ़ा, और अब पूंजीवाद को माना जा रहा है कि असमानता को बढ़ाता है। तो समाजवाद नहीं, पूंजीवाद नहीं, तो फिर क्या? तो अभी भी एक इमरजेंसी है कि सब लोग एक ऐसी अर्थव्यवस्था ढूंढने में लगे हुए हैं जो समाज के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग को संतुष्ट रख पाए और जिससे समाज में शांति बनी रहे। तुष्टीकरण की नीति आज भी चलती है। अमेरिका इजराइल के आज के रिश्ते तुष्टीकरण की नीति पर ही आधारित हैं, और आर्थिक महामंदियाँ आज भी आती हैं। तो इन कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एक संस्था बनाई थी जिससे कि दोबारा युद्ध ना हो, राष्ट्र संघ, इसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कि दोबारा ऐसा युद्ध ना हो, एक संस्था बनाई गई, संयुक्त राष्ट्र। तो अब हम समझते हैं संयुक्त राष्ट्र। तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रीलिम्स के लिए ध्यान रख लेना कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन टापू में, न्यूयॉर्क में। ध्वज ये कहीं काम नहीं आएगा, बस जनरल नॉलेज के लिए आप ध्यान रखो कि जैसा उत्तरी ध्रुव दिखाई देता है वैसा ये दिखाई देता है, और इसमें जैतून की शाखाओं का प्रयोग किया गया है। भाषाएं, जब शुरू में इसको शुरू किया गया था 4 भाषाएं थीं, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, और बाद में अरबी और स्पेनी को भी जोड़ लिया गया। तो फिलहाल इसकी 6 भाषाएं हैं। कई बार यूपीएससी इस तरह से कंफ्यूज कर देता है, जैसे भी न्यूज़ में था कि हिंदी को विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा माना गया है। तो कुछ ऐसे कंफ्यूज कर देगा कि हिंदी को अभी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको ध्यान रखना कि 6 भाषाएं हैं केवल, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, अरबी और स्पेनी। और भाषाओं के बारे में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 6 को घटा के एक भाषा की जाए, अंग्रेजी। वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, 6 नहीं होनी चाहिए, अधिक भाषाएँ होनी चाहिए, हिंदी को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा होने के बाद भी हिंदी क्यों नहीं है, हिंदी को इसमें क्यों नहीं रखा गया है? तो क्योंकि हिंदी बोलने वाले हिंदी से प्यार नहीं करते, वो बहुसंख्यक होते हुए भी खुद को हीन समझते हैं, इसलिए उनकी भाषा को भी नीचा देखना पड़ता है। दरअसल होता क्या है कि कई बार आपके विचार बहुत अच्छे होते हैं और आप केवल इसलिए नर्वस और हीन हो जाते हो कि सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है। इंग्लिश उसकी भाषा है, हिंदी आपकी भाषा है। वो अपने विचारों को इंग्लिश में अच्छा रख सकता है तो इंग्लिश में रख रहा है, आप अपने विचारों को हिंदी में अच्छा रख सकते हो तो हिंदी में रख रहे हो। भाषा अच्छी या बुरी नहीं होती ना, अच्छे या बुरे तो विचार होंगे, उनको हिंदी में प्रस्तुत करो या इंग्लिश में प्रस्तुत करो, वो तो केवल प्रस्तुति का एक माध्यम है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ आज प्रमुख समस्या है, वो जैसे हिंदू धर्म में एक भगवान है हनुमान जी, उनकी तरह हैं, अपनी सारी शक्ति, अपना सारा दम, सारी सामर्थ्य भूल के बैठे हैं। उनको कोई जामबंद चाहिए जो आके उनको उनकी शक्ति याद दिला दे। बाकी बहुत बहुत विद्वान लोग हैं हिंदी मीडियम में, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? अपना सारा दम भूल के बैठे हैं। चलिए अब इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं लेक्चर में। प्रीलिम्स में ये चीज़ हमारे काम की है, सदस्यता। तो यूपीएससी ये तो नहीं पूछेगा संस्थापक सदस्य संख्या कितनी थी। एक तो वर्तमान सदस्य संख्या आप ध्यान रख लेना 193 हैं, और जो सबसे नए देश जोड़े गए हैं 192 नंबर पे जोड़ा गया है मॉन्टेनीग्रो को, और 193 पे जोड़ा गया है दक्षिणी सूडान को 2011 में। इनको ध्यान रखना। एक चूँकि इसमें 193 सदस्य देश हैं, तो इसमें आप ये याद रख लो कौन कौन देश इसका सदस्य नहीं है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सदस्य नहीं है तो वो हमको काम कर जाएगा। 3-4 देश हैं, उनको जल्दी से देख लेते हैं। कोसोवो 2008 में ये सर्बिया से स्वतंत्र हुआ था, और अभी तक इसको पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। तो एक तो कोसोवो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। वेटिकन सिटी, इसको 1929 में बनाया गया था, स्वतंत्र पोप राज्य है। इसने स्वेच्छा से ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा ना बनने का फैसला किया है, मतलब इन्होंने खुद ही डिसीजन लिया है कि ये यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट नहीं होंगे। ताइवान नहीं है, इसको आप ध्यान रखना। ताइवान तो दरअसल 1971 तक ताइवान ही यूएन का पार्ट होता था, और इसको बोलते थे रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब चाइना जिसको बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो 1971 में ताइवान की सीट चाइना को दे दी गई, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की सीट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे दी गई।
फ़िलिस्तीन इसका सदस्य नहीं है। ये दो आप ज़रूर याद रख लेना, फ़िलिस्तीन नहीं है और ताइवान नहीं है, दोनों ही चर्चा में रहते हैं। फ़िलिस्तीन गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र है, इसको ध्यान रखना। 2012 में इसने पूर्ण सदस्यता के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इसको वो सदस्यता नहीं मिल सकी। और फ़िलिस्तीन जब भी हम पढ़ते हैं तो साथ में इजराइल पढ़ते हैं, तो इजराइल इसका सदस्य है, फ़िलिस्तीन इसका गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र है। अब यहाँ पे ये दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इसकी सदस्यता मिलती कैसे है, तो ये प्रीलिम्स में काम आ सकता है, इसको देख लेते हैं। नए सदस्य को संगठन में प्रवेश पाने के लिए सुरक्षा परिषद के कम से कम 9 सदस्यों, जिनमें 5 स्थायी सदस्यों का होना अनिवार्य है। आप सभी जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 15 सदस्यों से मिलकर बनती है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और बाकी के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। तो इन 15 सदस्यों में कम से कम 9 सदस्यों का और उनमें 5 स्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत जरूरी है, और इसके अलावा महासभा के 2/3 बहुमत के समर्थन की आवश्यकता है। बाकी संयुक्त राष्ट्र को क्यों बनाया गया है, तो जैसे भारत का एक संविधान है वैसे ही संयुक्त राष्ट्र का एक संविधान है, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर। कुल 19 अध्याय हैं, कितने अनुच्छेद हैं हमारे काम के नहीं है, बस हम इसके मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य हैं आगामी पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना। तो क्या संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की तरफ अग्रसर है? आतंकवाद से सबसे बड़ा खतरा है और आप आतंकवाद को परिभाषित नहीं कर पा रहे हो। बाकी ये सबके लिए समान अधिकार की बात करता है। जैसे भारत में भारत के संविधान की उद्देशिका है, वैसे ही इसकी उद्देशिका है। फिर इसके अनुच्छेद 1 में बताए गए हैं कि इसके लक्ष्य क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को कायम करना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का विकास करना। तो ये आप ध्यान रखना कि इस तरह की बातें आपको काम आएंगी कि क्या संयुक्त राष्ट्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है, तो मेंस में कभी लिखना आपको काम आएगा। तो ये और ये आपको कहाँ काम आ सकता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है, तो किसी भी संगठन की वर्तमान प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है। वो संगठन किसी एक उद्देश्य के लिए बनाया गया था, अगर वो अपने उद्देश्य प्राप्त कर चुका है तो आज उसकी प्रासंगिकता नहीं है। वो जिन चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाया गया था, अगर उन चुनौतियों को आज ख़त्म कर लिया गया है तो उसकी प्रासंगिकता आज नहीं है। लेकिन अगर वो चुनौतियाँ आज भी हैं या आज और बढ़ गई हैं, तो अभी भी उसकी प्रासंगिकता है और प्रासंगिकता उसकी पहले से बढ़ गई है। तो यूनाइटेड नेशन पे कभी मेन में आप आंसर लिख रहे हो तो कभी ये ना लिखें कि इसकी प्रासंगिकता नहीं है और ये ठीक से काम नहीं करता है, बस एक नाम मात्र की संस्था है, बिल्कुल भी नहीं। इसको बनाने के पीछे उद्देश्य था युद्ध को रोकना, शांति व सुरक्षा कायम करना। तो आज अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को ज़्यादा बड़ा खतरा है, तो आज इसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा बढ़ गई है। ज़रूरत है इसमें सुधार करने की। तो जब भी आप लिखें मेंस में इस तरह का आंसर लिखें। बाकी जब मेंस के लेक्चर होंगे तब इस पर डिटेल में बात करेंगे, अभी तो आप इसको पढ़ लेना। एक इसके अनुच्छेद 2 में सिद्धांत हैं कि किन सिद्धांतों का ये पालन करेगा, ये भी मेंस में काफ़ी काम आ सकते हैं। कि तो एक तो ये प्रभुसत्तात्मक समानता के सिद्धांत पर काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा ही करें। आपने सुना होगा कि भारत का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है तो उस पर एक ही स्टेटमेंट होता है कि इसका शांतिपूर्ण समाधान किया जाए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों में विश्वास करता है, इसलिए। अन्य कि सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के प्रयोग या धमकी से परहेज रखें। तो कभी आप अगर भारत पाकिस्तान में लिख रहे हो, तो जैसे कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, बार बार नाभिकीय हमले की धमकी देते हैं, तो आप इस तरह का लिख सकते हैं कि इस प्रकार की धमकी का प्रयोग करना संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। तो अगर आप इस तरह की लाइन लिखेंगे तो आप वहाँ ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और 20-20, 25-25 क्वेश्चन एक पेपर में होते हैं। अगर आप एक नंबर भी ज़्यादा ले आएंगे तो कुल मिला के आपको 75 से 100 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा। और टॉपर के बीच में और सबसे लास्ट के बीच में केवल 150 से 200 नंबर का अंतर होता है। तो एक नंबर भी काफ़ी मायने रखता है आपके लिए। बाकी इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। अब चलते हैं संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों पर। तो 6 अंग हैं: संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इनके मोटे मोटे क्या काम हैं ये हम ऊपर देख चुके हैं। इन पे जो प्रीलिम्स में छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देखते हैं जल्दी से, बाकी लिखे हुए हैं, आप इसमें पढ़ लेना। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका मतलब जो 193 मेंबर हैं यूएन के, वो सब जनरल असेंबली में होते हैं, ना तो सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होते हैं, ना यूएन सेक्रेटरीट में होते हैं। कोई भी देश अपने 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है, लेकिन वोट उनका एक ही गिना जाता है। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं, जैसे कि एक बार अफ्रीका से, तो दूसरी बार एशिया से, फिर पूर्वी यूरोप से, इस प्रकार से। बाकी ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इसमें पढ़ लेना।
एक ये काम आ जाएगा कि इसके 2/3 के बहुमत से इसके विशेष सत्र को भी बुलाया जा सकता है, और 2/3 के बहुमत से ही या सुरक्षा परिषद के अनुरोध से इसका आपातकालीन सत्र बुलाया जा सकता है। और जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में मुद्दों पे बहस होती है फिर उनको पास कराया जाता है, वैसे इसमें भी पास कराया जाता है। कुछ मुद्दे साधारण बहुमत से पास होते हैं, कुछ 2/3 के बहुमत से पास होते हैं। महासभा के कार्य क्या हैं, तो इसके जितने भी बाकी अंग हैं, सामाजिक आर्थिक परिषद, सुरक्षा परिषद, ये सबके लिए कुछ ना कुछ काम करती है। जैसे कि जो सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर उनका चयन करती है। सामाजिक और आर्थिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं, उनका चयन करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है सुरक्षा परिषद के साथ में मिलकर। और नए सदस्यों को संगठन में प्रवेश देने की शक्ति प्राप्त है। हमने आपको अभी ऊपर बताया कि किस तरह से नया देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन सकता है। ये चीज़ हमको काम आ सकती है मेंस में, डिटेल में बात करेंगे इस पे मेंस में, कि महासभा सुरक्षा परिषद का ध्यान उन स्थितियों की ओर आकृष्ट कर सकती है जिनमें शांति एवं सुरक्षा को संकट की आशंका है, और जब सुरक्षा परिषद के सदस्यों में मतैक्य के अभाव में या सुरक्षा परिषद शांति के उल्लंघन या आक्रमण की कार्रवाई की स्थिति में अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभा पाने में असमर्थ हो जाती है। अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है, तब महासभा उस मुद्दे पर विचार कर सकती है और शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की पुनर्स्थापना हेतु सामूहिक कार्रवाई का सुझाव दे सकती है। तो इस तरह की लाइन प्रीलिम्स में काम आ सकती है कि सुरक्षा परिषद के उत्तरदायित्व को महासभा अनुपूरकता प्रदान करती है। बाकी जैसे भारत में संसद के काम समितियों के माध्यम से किए जाते हैं, लोक लेखा समिति है, उसी तरह से ये भी समितियां बनाती है। ये बस इसलिए लिख दिया है आपके जनरल नॉलेज के लिए कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वहाँ पे कुछ इस तरह की न्यूज़ मिल जाती है कि संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति ने, तो हम उससे डर जाते हैं कि पता नहीं हमने किसका नाम सुन लिया। तो जैसे भारत में समितियां काम करती हैं वैसे इसकी समितियां काम करती हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई है। ये किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है, और अगर आर्थिक प्रतिबंध से काम नहीं कर चलता है तो ये बल प्रयोग की अनुमति भी दे सकती है। ये जो भी निर्णय लेती है उसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। आप सुनते होंगे कि प्रस्ताव 110 में, इसका मतलब है कि उसके निर्णय 110 में। 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं, 10 अल्पकालिक हैं। तो 5 स्थायी हैं, ये नाम तो आपको याद ही होंगे, अगर नहीं याद हैं तो इन 5 को याद कर लेना। जो अल्पकालिक हैं उनके लिए ये ध्यान रखना कि उनको क्षेत्रीय आधार पर 2 साल के लिए चुना जाता है, और ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनके पास सुरक्षा परिषद में वीटो पावर होती है। इसका मतलब कि अगर 15 में से कोई 14 सदस्य राजी हो जाते हैं और जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें से कोई एक सदस्य मना कर देता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं माना जाता। इसमें आप देख रहे हैं कि मेंस के हिसाब से ज़्यादा काम का है यूनाइटेड नेशन। इसको तो शुरू में इसलिए कराना पड़ गया कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वरना इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इतनी सारी ट्रीटियाँ, कितना भी पढ़ लो मन में यही लगा रहता है कि अभी इनकम्प्लीट है। इसलिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए इसको हमने करा दिया। बाकी मेंस में ज़्यादा काम आता है इससे। अब देखिए मेंस में ही ये काम आ सकता है कि आप इस तरह का लिख सकते हैं कि जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना था तब उसकी सदस्य संख्या 50 थी, आज बढ़कर 193 हो गई है, और इन 65 सालों में दुनिया भी हर लिहाज से बदल गई है। लेकिन सुरक्षा परिषद में दुनिया के राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व अभी भी जस का तस बना हुआ है। यहाँ तक कि जो इनकी सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल है उसमें भी शुरू में 18 सदस्य होते थे, अब 54 सदस्य हैं, 3 गुना की वृद्धि हो गई है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अभी भी वैसी की वैसी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, काफ़ी चर्चा में भी रहता है। तो इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, और महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा स्वतंत्र रूप से इनको चुना जाता है। 1/3 स्थानों के लिए हर 3 वर्ष के बाद में चुनाव होते हैं। किसी भी राष्ट्र के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते, और जैसे भारत में न्यायाधीशों पर प्रतिबंध है कि वो कहीं और काम नहीं करेंगे, तो इस तरह का प्रतिबंध इनके ऊपर भी होता है कि ये राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते। सभी का निर्णय बहुमत के द्वारा लिया जाता है। कोरम संख्या 9 होती है। एक प्रीलिम्स में ये चीज़ आपको काम आ सकती है कि इनके निर्णय के बाद में 10 वर्षों के भीतर पुनर्विचार के लिए इनसे वापस अनुरोध किया जा सकता है कि 10 वर्ष तक हम इस निर्णय को वापस पुनर्विचार के लिए इनके समक्ष ला सकते हैं। अंग्रेजी, फ्रांसीसी इनकी आधिकारिक भाषाएं हैं। अब इनका अधिकार क्षेत्र क्या है, तो आप जानते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है, कुछ अपीलीय अधिकार हैं, कुछ प्राथमिक अधिकार हैं। जैसे कि अगर 2 केंद्र के बीच में झगड़ा है या केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा है तो केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, वो उसका अधिकार क्षेत्र है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी अधिकार क्षेत्र हैं। 2 इसके अधिकार क्षेत्र होते हैं, एक विवादास्पद विषय पर, एक परामर्शी विचार पर।
ये प्रीलिम्स में हमें काम आ सकते हैं, ये हम देखते हैं। पहले देखते हैं विवादास्पद विषय। तो अगर किन्हीं दो देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जा सकते हैं। कितनी तरह से ले जा सकते हैं? तो 4 तरह से ले जा सकते हैं। एक तो वो दोनों देश अपनी मर्जी से उस मुकदमे को ले जाएं। दूसरा मध्य मार्ग के माध्यम से। मध्य मार्ग क्या होता है? जैसे हमने कोई ट्रीटी की, सपोज कीजिए हमने सिंधु जल समझौता किया, तो सिंधु जल समझौता करते हुए ही अगर हम उसमें ये लिख दें कि इससे संबंधित कोई भी विवाद संयुक्त राष्ट्र में सुलझाया जाएगा और दोनों देश साइन कर दें, तो ऑटोमेटिकली अगर हमें उस संधि पे कोई भी विवाद होगा तो उसको संयुक्त राष्ट्र में ले जाया जाएगा। दूसरा, ऐच्छिक घोषणा के आधार पे कि कोई राष्ट्र पहले से ही घोषणा कर दे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी फैसले मानूंगा, तब। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से पहले जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय था उसमें जो भी केस थे, तो जब इनकी जगह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया तो इनके सारे के सारे केस ऑटोमेटिकली अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो इन 4 तरीके से कोई भी विवादास्पद विषय पर मामला जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और प्रीलिम्स में क्या काम आ सकता है? ये काम आ सकता है कि इस न्यायालय के निर्णयों को मानने के लिए देश बाध्य होते हैं। ये हो सकता है अगर उसमें दे दें कि देश बाध्य नहीं होते, तो जो विवादास्पद प्रवृत्ति के मुद्दे होते हैं उनके निर्णय मानने के लिए देश बाध्य होते हैं। अगर कोई देश नहीं मानता तब इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद पर पड़ती है कि सुरक्षा परिषद फिर किस तरह का निर्णय लेती है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये एक तरह से पूरे विश्व की एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। दूसरे, परामर्शी विचार। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मुद्दे पर सलाह मांग सकते हैं, ऐसे ही इनसे भी सलाह मांगी जा सकती है और ये सलाह जो है ये बाध्यकारी नहीं होती है। तो ये भी आप प्रीलिम्स के लिए ध्यान रख लेना। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद, तो इसमें भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। प्रीलिम्स में ये काम आ सकता है। इसमें 54 सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य है या नहीं है, तो ये भी प्रीलिम्स में काम आ सकता है। 2015 में भारत को फिर से इसके लिए चुना गया है। शुरू में 18 सदस्य थे, अभी 54 हो गए हैं। और ये क्षेत्रीय आयोगों के माध्यम से काम करता है। ये भी कुछ काम का नहीं है, बस इसलिए लिख दिया है कि अगर आप कभी न्यूज़ में पढ़ें कि एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग ने कोई डिसीजन लिया, तो इसको पढ़ के आप भयभीत ना हो, आप अपना आत्मविश्वास ना खो दें। तो उसके लिए कि इस तरह के आयोग हैं और ये संस्थाएं इन आयोगों के माध्यम से, समितियों के माध्यम से कार्य करती हैं। सचिवालय का कोई काम नहीं है, लेखा जोखा रखता है जो भी काम होते हैं उसका। न्यास परिषद बता चुके कि कुछ ऐसे देश थे जो ऑटोनोमस नहीं थे, तो उन पे शासन के लिए न्यास परिषद की स्थापना की गई थी और अभी ये एक्टिव नहीं है, लेकिन इसका विघटन नहीं किया गया है। तो अगर ये मुद्दा चर्चा में आया तो मेंस के लिए काम का हो जाएगा कि जब इसका अब कुछ काम नहीं है तो विघटन क्यों नहीं किया गया। तो यह इस प्रावधान के साथ अस्तित्व में बनी रही कि आवश्यकता के अनुसार इसे पुनः क्रियाशील किया जा सकता है। और हाल ही में ये चर्चा में रहा है कि न्यास परिषद की भूमंडलीय पर्यावरण और संसाधन प्रणाली के न्यासी के रूप में इसको फिर से स्थापित कर दिया जाए, फिर से इसको एक्टिव कर दिया जाए। तो अगर इस तरह की कोई बात चर्चा में आती है तो ये मेंस के लिए काफ़ी काम की होगी। तो संयुक्त राष्ट्र के जो मेन ऑर्गन थे वो हम देख चुके कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, महासभा क्या है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, और ये सब संगठन किस तरह से काम करते हैं। इसके अलावा जैसे भारत में कोई घटना हो जाती है, निर्भया कांड हो गया, तो उसके लिए एक स्पेशल समिति बना दी निर्भया कांड के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे तदर्थ निकाय बनाए जाते हैं, समितियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो फंड, प्रोग्राम, स्पेशल एजेंसीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस की और जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे नाटो, ब्रिक्स, इनमें जो इस बार चर्चा में होंगे उनमें कुछ नया बदलाव हुआ होगा। जैसे कि एशिया पैसिफिक से पिछली बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और अब अमेरिका उससे हट रहा है, तो वो फिर इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी चर्चा में है उन पे हम आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। आज तो हमारा उद्देश्य था यूनाइटेड नेशन को समझना और साथ में मोटे तौर पर ये समझना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं। तो इनको भी एक बार जल्दी से देख ले रहे हैं। कुछ फंड और स्पेशलाइज एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की। अभी चूँकि बस एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं तो इसलिए इसको इंग्लिश में लिखा गया है, बाकी आगे के लेक्चर में इसको हिंदी में आपको प्रोवाइड करा देंगे। कुछ प्रोग्राम एंड फंड हैं, इनमें क्या अंतर है प्रोग्राम एंड फंड और स्पेशलाइज एजेंसी में। प्रोग्राम एंड फंड को जो पैसा आता है वो वॉलंटरी बेसिस पे आता है कि मतलब देश अपनी इच्छा से इनमें पैसा डालते हैं, जबकि जो स्पेशलाइज एजेंसी होती हैं उनमें देशों का शेयर होता है कि किसको कितने % का कंट्रीब्यूशन करना है, वो उस परसेंटेज के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पॉवर्टी को हटाने के लिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम विकास को सतत बनाने के लिए, वैश्विक वातावरण को बचाने के लिए, विकास को सतत बनाने के लिए। ये चिल्ड्रन फंड है, ये बच्चों और माताओं के लिए बनाया गया है। अंगटाड इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए है। यूएन वुमेन महिलाओं से संबंधित मुद्दे उठाता है। इस तरह यूएन हैबिटेट ये सभी के लिए आवास की बात करता है। और बर्ड फूड प्रोग्राम
ये हंगर, माल न्यूट्रिशन, भुखमरी इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक प्रोग्राम है। तो ये कुछ इसके प्रोग्राम और फंड हैं। इसके बाद में विशेष अभिकरण हैं। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत काम के हैं। सिंपल से पूछा जाता है कि ये उसका विशेष अभिकरण है या नहीं है। वर्ल्ड बैंक इसका एक विशेष अभिकरण है, IMF इसका एक विशेष अभिकरण है। इसमें हम क्या करेंगे, जो संगठन कुछ इस तरह के हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO, इनके बारे में तो आपको पता होना ही होना चाहिए, तब इन पे तो ज़रूर ही बात की जाएगी आगे वाले लेक्चर्स में। बाकी जो संगठन हैं उन पे तब बात की जाएगी जब वो इस साल चर्चा में रहे होंगे या उम्मीद होगी कि उनसे क्वेश्चन बनेगा। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट होती हैं पूरे विश्व की, उनके संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी IFAD ये इंटरनेशनल फंड है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये अभी चर्चा में था क्योंकि 2016 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष माना गया है, वो इसी के द्वारा घोषित किया गया था। बाकी ICAO ये भी इस बार चर्चा में था। ये क्यों चर्चा में था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी 20-25 दिन पहले ही भारत के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को पूरे विश्व में 12th बिजिएस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया। क्योंकि ये भारत से संबंधित न्यूज़ के लिए चर्चा में था, तो इसको आगे देख लेंगे। बाकी ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप पढ़ लेना। बाकी संबद्ध संगठन है। संबद्ध संगठन मतलब कि उनको कोई फंड नहीं मिलता है यूनाइटेड नेशन से, और ना ही वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के माध्यम से अपनी रिपोर्ट यूएन असेंबली में सबमिट कराते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी प्रकार से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से यूनाइटेड नेशन से संबंधित होते हैं। तो इसमें आप ऊपर वाले तो 13-14 संगठन हैं जो स्पेशलाइज एजेंसी हैं, तो उनको तो याद नहीं रख पाएंगे। बस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में याद रख लेना IAEA और WTO, चूँकि ये बड़े संगठन हैं। बाकी आप इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये तो बड़े संगठन है तो ये तो स्पेशलाइज एजेंसी होंगी, तो ये स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, ये रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी अपने आगे के लेक्चर में हम इन पर डिटेल में बात करेंगे। और जो बाकी के अदर संगठन हैं, NATO, सार्क, ब्रिक, G20, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। गर्भित आईएएस से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।